साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज साथियों हमारी जो दूसरी क्लास होगी वो 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए होगी, 10th मैथ के लिए। तो साथियों 10th मैथ के अंदर वही बात NCERT सिलेबस लगा है। तो इस बार यूनिट है आपके पास शायद 16 यूनिट है, 14 यूनिट है इस बार। नहीं, पिछली बार होया करती थी 18 प्लस रेक सड़क सुरक्षा 19 हो जाती थी टोटल। तो हम 10वीं क्लास से शुरुआत करते हुए हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसे छोड़कर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद 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 को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। तो साथियों बहुपद होता क्या है? पहली बात, बहुपद होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपने 9वीं क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा बहुपद क्या होता है। मैं डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ बहुपद के बारे में, तो आप देखना कि सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे राशि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? राशि के बारे में। राशियाँ दो प्रकार की होती है, चर, अचर। कौन सी राशि होती है? चर, अचर। तो पहली बात चर राशि किसे कहते हैं, दूसरी बात अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि का मतलब हो गया ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, मतलब जो मान निश्चित नहीं होता। अचर को हम कह सकते हैं संख्यात्मक मान भी कह सकते हैं। अचर राशियां में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि वो राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, मान बदलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल पर बात करूं मैं एक चर राशि की, x + 2 = 0 है, तो इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब भी नहीं आएगी तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब लिया। x - 2 = 0 है तो x बराबर हो गया 2। अभी आपने देखे x के मान कितने आए, 1 - 2 और 1 2। मतलब क्या हुआ? मान बदल गए x के। क्या हो गया? मान बदल गए। x y z w y ये जो होते हैं x y z, ये क्या आते हैं? एक अचर राशि में आते हैं। क्या आते हैं? अचर राशि में आते हैं। जैसे ये देखो मान पलटा है ना, इसी प्रकार क्या होता है किसी समीकरण के अंदर, कोई द्विघात बहुपद के अंदर क्या होता है, मान बदलता रहता है। x के मान क्या है? समान नहीं आते, y के मान समान नहीं आते, उसे क्या कहते हैं? चर राशि। जैसे मान अचर राशि किसे कहेंगे? जिनका मान बदलता नहीं है। जो देखो ये 5 है तो 5 ही रहेगी, निश्चित संख्या है, 5 तो 5 ही रहेगी, 8 है तो 8 ही रहेगी, 10 है तो 10 ही रहेगी। ये क्या है? अचर राशि। अचर राशियों के लिए मैंने पहले लिखा संख्यात्मक मान। इसके जो बाद जो चीज बनती है वो देखेंगे, बीजीय व्यंजक और एक होता है अबीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एक होता है अबीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक और अबीजीय व्यंजक। अब आपको मैं बताऊं, आपने चर अचर पढ़ लिया। चर ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है। जैसे x का मान यहाँ 2 आया, इसी प्रकार क्या x y z के मान क्या होंगे? बदलते रहेंगे। जैसे अचर राशियों के अंदर x y z मतलब ABCD को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब ये संख्यात्मक मान कहलाती है अचर राशियाँ। पहले मैं अगर बीजीय व्यंजक पर बात करूं, चर प्लस अचर से बनी हुई राशि क्या कहलाती है? बीजीय व्यंजक कहलाती है। चर प्लस अचर से बनी हुई राशि, जैसे 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3, 2
और 3 तो हो गई हमारे पास अचर, और जो x लिया है वो क्या हो गया चर। जो चर और चर से मिलके बने वो क्या कहलाएगा बीजीय व्यंजक। आ रही है बात समझ में। 2y + 3 2y² + y + 4 ये क्या है, सब बीजीय व्यंजक हैं। 2√y + 3 ये क्या है, सब बीजीय व्यंजक है, क्यों जो चर अचर से मिलकर बनी हुई है। अबीजीय व्यंजक जिसमें केवल ही क्या मात हो, संख्यात्मक मान हो। क्या हो, संख्यात्मक, जैसे 5 + 3 - 2 केवल ही केवल अचर राशि आ रही है, ये क्या है अबीजीय व्यंजक। 3 + 2 - 1 ये क्या है, एक अबीजीय व्यंजक। 4π + 3 ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। अब आपको बता देता हूँ मैं एक चीज़, देखना, मैं एक एग्जांपल लिख लिया, जैसे मैंने 4 ये अभी तक क्या है अबीजीय व्यंजक है, मतलब अबीजीय व्यंजक है। मैं इसके पास x⁻0 लिख सकता हूँ। x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। बात समझ में आ रही है। तो अब ये देखो चर भी आ गया, चर भी आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इस प्रकार आप इसे भी y⁻0 रख दो। y⁻0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि y⁻0 हो, x⁻0, मतलब किसी भी की पावर 0 हो, हमेशा मान 1 ही क्यों होता है। अब देखो, जैसे आपके पास x⁻2 चलो पहले x⁻0 आप इसे लिख सकते हैं x⁻2 - 2। समझ में आ रही है। लिखने के बाद अब आपको ध्यान होना चाहिए घातांक नियम का। ये एक घातांक नियम होता है, अगर माइनस के अंदर हो तो बट्टा में चली जाती है। तो x⁻2 / x⁻2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू क्या बचेगा, 1। इसलिए x⁻0 हो या किसी की भी पावर 0 हो, उसका मान स्वयं ही क्या रहता है, 1 रहता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। देखो मैंने यहाँ x⁻0 ली, लेने के बाद आप यहाँ बीजीय व्यंजक बता रहे हो, मतलब यहाँ भी तो ले सकते हो z⁻0। अब ये चर तो आ गया, चर है ही साथ में, तो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। परंतु क्या है इसमें अंतर समझना आप, कि सभी अबीजीय व्यंजक है ना, व्यंजक क्या कहलाएंगे, बीजीय कहलाएंगे, बीजीय। परंतु सभी बीजीय व्यंजक अबीजीय व्यंजक नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रही बात, ये हो गई बात। बीजीय व्यंजक पढ़ा है, बीजीय चर प्लस अचर से बने क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। केवल संख्यात्मक मान दे वो क्या कहलाएगा, अबीजीय व्यंजक। अब देखो शुरुआत कैसे होती है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो और विद्यार्थी का भी सहयोग करें। केवल अपना अपना फ़ायदा ना सोचें इस लॉकडाउन में कि आप करें, तो आप और भी विद्यार्थियों का सहयोग कर सकते हैं शेयर कर कर। वो आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हो तो नहीं। अच्छा लगे तो शेयर किया करो, नहीं लगे तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। सही है। अब प्रश्न के बहुपद पढ़ लिया, चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, बीजीय व्यंजक पढ़ लिया, अबीजीय व्यंजक पढ़ लिया। मैं क्या ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्यों आपने 9वीं क्लास के अंदर क्या इसके बारे में पढ़ा होगा। अब जो बीजीय व्यंजक है ना, उसे 3 भागों में बांटा जाता है। वही अलग अलग पढ़ाने वाला अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। मैं तो वही बीजीय व्यंजक को 3 भागों में विभाजित कर पढ़ाता हूँ। हो सकता है वो 4 में ही करे, हो सकता है वो 2 में ही करे अगला पढ़ाने वाला। अगर वो बीजीय व्यंजक को बांटे ही नहीं, वो डायरेक्ट भी कर सकता है, बहुपद के बाद भी कर सकता है, अगला वो अगले की इच्छा है।
पर देखो बीजीय व्यंजक तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में बांटा गया। भाग पर बात कर लो। पहला भाग होगा पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा भाग हो गया अपना घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। आ रही है बात। तीसरा अपना भाग हो गया, इसे रोमन संख्या ना देख रही है 2 3। तीसरा भाग हो गया चर के आधार पर। चर के आधार पर। अब चर के आधार पर पहला क्या है हमारे पास? पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, तीसरा चर के आधार पर। अब आप प्रश्न को किस टाइप से पढ़ते हो आपकी इच्छा है। मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ। पद के आधार पर मैंने शुरुआत की, ये आप पढ़ चुके हो, परंतु मैं क्या है थोड़ा शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ। पद के आधार पर, पद के आधार पर बात करें, एक पदी भी हो सकता है बीजीय व्यंजक, द्विपदी भी हो सकता है बीजीय व्यंजक। जैसे एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर केवल ही केवल क्या हो, एक पद हो, केवल ही केवल क्या हो, एक पद। जैसे 2x 4y 3z, ये क्या है? केवल ही केवल एक एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पदी। इसी के बाद चर्चा करूं तो ये हो जाएगा द्विपदी व्यंजक। द्विपदी जिसमें क्या हो, दो पद हो, 2x + 2 4y + 3, ये क्या हो गए? अब द्विपदी जिसमें अंदर क्या हो, दो पद हो। तीसरा त्रिपदी। इसी प्रकार अब कितने पद हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे। 3 पद कौन? 2x + 3y + 1, कितने पद हो गए? 3। 4 पाई - 2x + 4y, ये क्या हो गए? 3 पद हो गए, तो क्या कहलाएगा? त्रिपदी। समझ में आ रहे हो? बीजीय व्यंजक के क्या पदों के आधार पर हमने पढ़ा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी में केवल एक पद, द्विपदी में 2 पद, त्रिपदी में 3 पद। आ रही है बात समझ में? इसके बाद अब चौथा पढ़ो तो बहुपद, बहुपदी के आधार पर पढ़ सकते हो। बहुपदी मतलब जो 3 से अधिक पद हो। अब अगला क्या पढ़ाने वाला ऐसे भी लिख सकता है, चतुर्थपदी, तो 4 पद हो जाएंगे। अब मैं क्या डायरेक्ट बहुपद लिख रहा हूँ। 3 से क्या हो? अधिक पद, 3 से अधिक पद, 3 से क्या हो? अधिक पद। अब देखेंगे 3 से अधिक पद के बारे में। 2x + y + 3z + 4, 3 से अधिक नहीं है, 1 2 3 4। अब भी मतलब आपको मतलब पता नहीं चले पद होता क्या है, तो आप देख लेना कि प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस के अंदर विभाजित मिले वो एक पद हो जाता है। प्लस लग गया तो एक पद, प्लस लग गया तो एक पद, माइनस हो तो एक पद। समझ में? प्लस माइनस के अंदर। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा नंबर है घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर पढ़ेंगे तो पहला होता है एक घाती, एक घाती ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर राशि की घात 1 हो। अब घात के आधार पे पढ़ेंगे तो यहाँ घात किसकी देखी जानी है, तो ये आप
नोट ही कर लेना, घात यहाँ पर केवल चर राशि की देखी जानी चाहिए। किस राशि की देखी जानी चाहिए? चर राशि की। चर राशि क्या होती है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर क्या होती है? ये चर राशि होती है। बात समझ में आ रही है ना? घात के आधार पर बात करेंगे तो किसकी बात होनी चाहिए? चर राशि की घात की बात होनी चाहिए। एक घाती, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 2, यहाँ देखो ये भी एक और ये भी एक। बात समझ में आ रही है? 4y प्लस 2x, एक और एक, घात एक ही है यहाँ पर, एक एक। अब ऐसे नहीं सर एक और एक जुड़कर क्या हो गए? 2 हो गए, ऐसे नहीं होगा कि प्लस के चिन्ह के अंदर है, अलग अलग हो गए, पद अलग अलग हो गए ना, तो ये एक घात है, ये एक घात है। समझ में आई? ये एक घाती की एग्जाम्पल है। अगर दूसरी बात, अगर किसी बहुपद में, किसी बीजीय व्यंजक में तो किसी बीजीय व्यंजक में जिस चर राशि की घात बड़ी से बड़ी होगी ना, वही क्या कहलाएगा? अधिक घाती, मतलब वो घात बन जाएगी। यहाँ एक्स की स्क्वायर लिख देता, वाई एक, तो ये अब द्विघाती हो जाता मेरे लिए। समझ में आ रही है इन बात? ठीक है, अब द्विघाती, द्विघाती 2x की स्क्वायर x प्लस 2। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या हो गया? x की घात 2 और y की घात 1। बात समझ में आ रही है? अब ज़्यादा, मतलब x की घात 2 फिर x की घात 1 है, परंतु ज़्यादा घात किसकी है? x की घात 2 है ना, तो ये द्विघाती हो गया। 2x की स्क्वायर, सॉरी x प्लस 2xy प्लस 3, यहाँ x की घात 1 और ये 1 और ये 1। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ x की घात 1 और ये 1 और 1। अब जो प्लस के बाद जो पद ये पद है ना, इसके अंदर घात, ये जुड़कर 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2। तो ये भी क्या है? द्विघाती का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है ना? 4x प्लस 4xyz प्लस 3, ये स्क्वायर। अब आप देखोगे 2, तो आप क्या दो? द्विघाती। द्विघाती नहीं है, 1 1 1। अब देखो एक पद के अंदर 1 और 1 1 कितना हो गया? टोटल 3। तो ये कितना घाती हो गया? अब त्रिघाती। कितना घाती? त्रिघाती। ऐसे घाती की पहचान करनी है। क्या हो गया? त्रिघाती। बात समझ में आ रही है क्या? त्रिघाती। बहुघाती, 3 से अधिक घात हो, 3 से अधिक घात हो, जैसे 4x की क्यूब परंतु 4y स्क्वायर z प्लस 4z स्क्वायर w स्क्वायर प्लस 4। अब आप बात देखना, x की घात 3 है तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि त्रिघाती हो गया। अब घात देखो, y की स्क्वायर 1 और z की स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 कितने हो गए? 3। ये 2 और ये भी 2, z की 2 w की z, तो 2 जुड़कर कितने हो गए? 4। अब यहाँ 3 थे, 3 3 4, सबसे बड़ी क्या हो गई? 4, तो ये 4 घाती हो गया। बात समझ में आ रही है? और देखो एग्जाम्पल, जैसे 4x की 4y प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड 6y, चलो ये बड़ा हो जाएगा, फिर इतना छोड़ दो। ठीक है, अब देखो आप बात, अब यहाँ x की 4 और y की 1 है, तो ये क्या हो गए? 4 और 1 5, केवल x। मैंने कहा चर राशि की घात देखनी है। चर राशि घात के अंदर भी क्या है कि एक पद के अंदर देखनी है। एक पद के अंदर मतलब एक पद के अंदर अधिकतम घात बने, उस हिसाब से घात के आधार पर विभाजित करते हैं। 4 और 1 5,
ये 3, ये वाई की स्क्वायर 2, 3 2 5 और 1 6, टोटल कितनी होगी, ये जुड़कर 6 होगी। ये 2 और जेड की 1, वाई की 1, ये 2। अब सबसे बड़ी घात क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगी 6 घाती। इस प्रकार से और एग्जाम्पल लूंगा एक, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है। अब आपको घाती में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपने गौर लगा के समझा। एक्स वाई जेड, चलो ये 2 कर देते हैं, ये 1 पड़ा रहने दो, ये 3 कर देते हैं। 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्लू 3 वाई प्लस 4 वाई 4 जेड 3 और एक्स। ये तो मैंने मेरी मन मर्जी है, वो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो 2 1 3 3 3 6 घात देखते जाओ प्रत्येक पद में, सबसे बड़ी घात मिलेगी ना, उसको ही कर देना है घाती। ये वाई की 2, जेड की 2, डब्लू की 3 और ये 1, 2 3 5 5 और 1 6, समझ में आ रही है। वाई की 4, जेड की 3 और ये 1, कितने हो जाएंगे 4 3 7 7 और 1 8। अब आपके पास 6 2 6 8, तो कितना घाती, सबसे बड़ी 8 है, तो 8 घाती मेरे हिसाब से। अब तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। अब पद के आधार पर पढ़ लिया, घात के आधार पर, ये चर के आधार पर, बहुत सिंपल है। चर के आधार पर, चर के आधार पर बात करें तो पहला एक चरी, एक चरी का मतलब क्या हो, जिसमें एक चर विद्यमान हो। जैसे 2x प्लस वाई, मतलब तीन। अब यहाँ देखो 2x प्लस 3, यहाँ चर कितने हैं, एक, तो एक चरी 2y प्लस 3, ये कितनी है, एक, तो चर कितना है, एक। जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू मिले ना, उसे चर कहते हैं। तो चर x यहाँ पर एक है तो एक चरी, y यहाँ पर एक है तो एक। अब मैंने x यहाँ पर लगा लिया, एक रे कितना चरी, 2 चर हो गए, तो 2 चरी हो जाती, द्विचरी। मतलब क्या हो, जिसके अंदर 2 चर हो, सिंपल सी बात है। 2x प्लस 2y जेड, ये कितने हो गए, x 1 हो गया, y 1 हो गया, z 1 हो गया, ये त्रिचर हो गया। z हटा दूंगा तभी क्या बचेगा, द्विचरी बचेगा। 2x प्लस 3xy। अब देखो x यहाँ पर एक, x पहले आ चुका है, xy तो है कितना, 2 ही चरी है। ये कि समान चर पहले आ जाए, उसे रिपीट नहीं करना है। त्रिचरी, बस जिसके अंदर 3 चर हो गई, 2xy प्लस 2xy जेड। अब ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 5 चर हो गए, नहीं, xy पहले आ चुके हैं, xy जेड, अब कितने चर हो गए, 3 चर। समझ में आ रही है। मतलब बहुचरी, बहुचरी में मतलब क्या होगा कि आपके पास 3 से अधिक चर मिलेंगे। 2xy जेड, 2xy प्लस 2zp। अब देखो एक्स वाई जेड 3 हो गए, परंतु एक्स वाई पहले आ गया, जेड पहले आ गया, गिरना नहीं है, p हो गए। एक्स वाई जेड पी, चर कितने हो गए, 4, तो 4 चरी। बात समझ में आ रही है क्या। इस प्रकार से चर के आधार पर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हुए हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ लिया, जानकारी ले ली। तो देखो आगे, हाँ,
अब हम पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद, ये एलडीसी 2018 की भर्ती हुई थी, उसमें बहुपद के 5 नंबर के प्रश्न आए थे। कितने नंबर के? 5 नंबर के बहुपद में से। जैसे x प्लस रूट एक्स प्लस 2। अब आपसे यही पूछ लूँ मैं, बताइए बहुपद है क्या? अब ये क्या होता है, नॉर्मली जानकारी नहीं होती है प्रत्येक बच्चे को। जैसे यहाँ x की पावर क्या लग गया, 1/2 लग गया, तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रही है? x प्लस 1/x ये बहुपद है क्या? अब देखो x प्लस ये ऊपर जाएगा, x की पावर -1 बढ़ जाएगा, तो क्या है, ये -1 लगने की वजह से क्या है, बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रही है क्या आपको बात? कोई दिक्कत है? ठीक है। जैसे x प्लस वाई की स्क्वायर 3/2। अभी आप बात करें y की पावर 3/2 लग गई, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। रियलिटी में होता क्या है बहुपद, वो देखो। अब बहुपद से पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, वोल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती क्या है, वोल नंबर। W से प्रदर्शित करते हैं कि 0 से शुरुआत करो, 1 2 3 4 अनंत, 0 से अनंत के बीच। अब परिभाषा सुना बहुपद की, किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातांक पूर्ण संख्या हो, उसे किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझ में आ रही है? अब देखो, किसी बीजीय में चर राशि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये 1/2 चर, यहाँ चर की घात देखनी है। 1/2 आता है क्या पूर्ण संख्या में? नहीं आता, तब बहुपद नहीं है। x की पावर -1 आता है, तब बहुपद नहीं है। y की पावर 3/2 आता है, तब बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? x² प्लस x प्लस 3, ये क्या है, x की भी 2, y की वो, x की भी 1। क्या अभी ये घात पूर्ण संख्या में आते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या मेरे? y² प्लस x की पावर 3 प्लस 2। अब देखो y की 2 और x की 3, ये दोनों घात आती है। चर राशि घात देखनी है आपको परिभाषा में। किसकी घात देखनी है? चर राशि की सिर्फ, वो भी घात कौन सी हो, पूर्ण संख्या हो। समझ में आ रही है? ये क्या है, बहुपद है। समझ में आ रही है? जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3, ये क्या है, x³ ये x², ये x, ये तीनों मान के आते हैं, पूर्ण संख्या में आते हैं, तो क्या है, ये बहुपद है। बात समझ में आ रही है? बहुपद के बारे में पता कर लोगे कि पूरी क्या आनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, चर की घात क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे मैंने केवल एक 3 लिख दिया। अब आप कह सकते हो, ये प्रश्न भी था आरबीएससी के अंदर 9वीं क्लास के अंदर, ये 3 है। अब 3 बहुपद है या नहीं? अब आप सोचोगे चर राशि नहीं है तो बहुपद कहाँ से होगा, परंतु रियलिटी में क्या है, यहाँ मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। अभी बताया था x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ में आई? यहाँ 3 के पास x की 0 लिखने पर, अब देखो किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि भी है, घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण यानी x की पावर 0 है, पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आ गई? जैसे 4 y की पावर 0 लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद है। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पूछ ले कोई 8 बहुपद है क्या, आप कहोगे 8 बहुपद है, क्यों? यहाँ मैं x की पावर 0 लगा सकता हूँ, सेम घटना यही है। बात समझ में आ रही है ना बहुपद के बारे में? ठीक है, ये बहुपद हो गया।
अब आपने बहुपद के जोड़ बाकी बहुपद के पहला जोड़, ये संक्रिया होती है गणित की 4, बाकी गुणा भाग। मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा, बहुपद समझ में आएगा ना कि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग क्या कहलाएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग। मतलब आपने बहुपद के जोड़ बाकी गुणा भाग 9वीं क्लास से पहले कर लिए, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं भाई, जोड़ बाकी तो आपको आना ही चाहिए बहुपद के। बात समझ में आ रही है। अब आती है बात समीकरण पर। समीकरण, इक्वेशन। अब देखो समीकरण के अंदर पढ़े कि किसी बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर, किसी बहुपद को शून्य के रखने पर समीकरण बनता है। क्या बनता है, समीकरण बनता है। किसी बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर क्या बनता है, समीकरण। जैसे x + 2 को मैंने रखा = 0। अब ये समीकरण का निर्माण कर लिया, हो गया ना समीकरण का निर्माण। जैसे x² + x + 2 = 0, इसे रखा। ये पहले बहुपद है, देखो x² x⁴ ये क्या पूर्ण संख्या में आते हैं। किसी बीजीय व्यंजक चर राशि क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब देखो चर राशि की घात यहाँ x चर है तो यहाँ 2 और यहाँ 1 पूर्ण संख्या है, तो क्या है बहुपद है। बहुपद को शून्य बराबर रखते क्या बन जाएगा, समीकरण। अब ये भी क्या बन गया, हमारे पास एक समीकरण बन गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। और इससे बड़ा लेना चाहो तो ये भी क्या है, हमारे पास क्या बन गया, बहुपद बन गया। अब बहुपद को आप समीकरण को हल करोगे ना, तो क्या होता है कि y4 y² ये अब समान घात चर होनी चाहिए एक प्रकार बहुपद में मान निकालने के लिए। समझ में आई ना। किसी बहुपद को हल करोगे, बहुपद को अब क्या है, इसके बाद बहुपद बन गया, बहुपद पढ़ा, बहुपद के बाद क्या बन गया, समीकरण। अब यहाँ मैंने y² ये लिया ना, y यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिए। अब क्या होना चाहिए, चर क्या समान होना चाहिए। चर एक बहुपद ले लिए तो चर क्या होना चाहिए, एक में समान होनी चाहिए। हाँ समीकरण में अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए y² x³ साथ में, समझ में आई। अब देखो यहाँ मैंने समान चर लिए हैं, आपने पढ़ लिया समीकरण के बारे में। यहाँ x की पावर कितनी है, एक बड़ी बड़ी घात देखना, तो यहाँ x का उत्तर भी हमेशा एक ही रहेगा। मतलब एक वो एक नहीं कि अनुसार एक ही आएगा। यहाँ x की घात है, चलो मैं हिंदी बढ़ाई गई, एक ही अनुसार। x की घात कितनी है, 2। क्या है, 2। तो यहाँ x की घात 2 बड़ी है, तो यहाँ x द्विघाती है। ये एक ही कितने 2 है, तो 2 ही अनुस्वर रहेंगे। x की घात 3 है, तो यहाँ x के 3 ही अनुस्वर रहेंगे। y की घात कितनी है, 4, तो यहाँ y के 4 अनुस्वर रहेंगे। मतलब जितनी बड़ी घात होगी किसी समीकरण के अंदर उतने ही क्या होंगे, हल होंगे उसके। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अब देखो आप, जैसे आपने कहा 3x⁴ = बहुपद है, उसे मैंने 0 के बराबर रख दिया। बात समझ में आ रही है कि 3x⁴ को आपने 0 बराबर रखा। आपने पहले बताया बहुपद है, उसे 0 बराबर रख दो तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब x⁴ की वैल्यू तो 1 होती है। आपने कहा
कि किसी बहुपद को शून्य बराबर रख दो तो क्या बनेगा समीकरण, ये 3x की पावर 0 है तो ये क्या है आपके बहुपद है, बहुपद को शून्य बराबर रख दिया आपने, कोई दिक्कत थोड़ी है। x पावर 0 बराबर 1 होता है, 3 0 बराबर हो गया, 3 कभी 0 बराबर होता नहीं। जैसे 4x की स्क्वायर को 0 बराबर रखा तो 4 बराबर 0, 4 कभी 0 बराबर होता नहीं। तो ये क्या है, मतलब आपकी जो परिभाषा लिखी है समीकरण वो गलत है, यही तो है। परंतु आपको इस परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। किसी बहुपद, मतलब किसी बहुपद नहीं, n कोटि वाला बहुपद, जहाँ n की वैल्यू 1 से शुरुआत होती है, समझ में आई ना, n कोटि वाला बहुपद, n कोटि वाला बहुपद, समझ में आई क्या आपके बात, n कोटि वाला बहुपद, यहाँ n की शुरुआत 1 से होती है। कोटि कौन सी होगी अब यहाँ पर, कोटि वो चर की घात कोटि, मतलब चर की घात कोटि, समझ में आ रही है, वो कोटि होगी कि n कोटि वाला, मतलब ये हमारे पास n कोटि वाला नहीं है, x की पावर 0 है तो क्या ये n कोटि वाला नहीं है, समझ में आई क्या, इसलिए ये अब समीकरण नहीं है। समीकरण की रियलिटी परिभाषा क्या होता है, किसी n कोटि वाले बहुपद को शून्य बराबर रखने पर समीकरण का निर्माण होता है। बात समझ में आई, ये n कोटि, ये x की घात 1 हो गई तो समीकरण बन गया। अब 1 से बड़ी होगी ना चर की घात, वही समीकरण बनाएगी शून्य बराबर रखने पर। x की पावर बराबर 0 है, ये क्या है, समीकरण नहीं बनाएगी। बात समझ में आ रही है, n कोटि वाली होनी चाहिए, ठीक है। छोटा सा और, 2xy 2x स्क्वायर प्लस 3p, इसे समझो, ठीक है। ये 0 बराबर रख दिया मैंने, ये क्या है, कोई बीजीय व्यंजक है। अब आप समीकरण के बारे में समझ में आया कि कोई n कोटि वाले बहुपद को शून्य बराबर रखना पड़ेगा। अब ये मैंने जो रखा ना, ये n कोटि का बहुपद नहीं है, n कोटि का बहुपद होता जैसे n कोटि का क्या होगी, n कोटि की चर की घात 1 से ही शुरुआत करें, ये देखो 1 से शुरुआत करिए, ये क्या बन गए, सभी चारों समीकरण बन गए, परंतु ये दोनों समीकरण नहीं बन पाए क्योंकि इनकी कोटि क्या है, n नहीं है, मतलब चर की घात 1 से क्या है, कम है। बात समझ में आ रही। अब आपसे पूछ ले, यहाँ चलो ये मिटा दो, दो W बराबर 0। अब पूछ ले x का गुणांक लिखें, x का गुणांक। अब पहले देखो x है कहाँ पर, ये रहा x, क्या है x, तो x के गुणांक बच गए 2 और y, वो हो गए गुणांक 2y। जो चीज़ का गुणांक पूछा है वो उसके गुणांक देख लो। अब आपसे पूछ ले y का गुणांक, क्या पूछ ले, y का गुणांक, तो y का गुणांक देखो 2x, y को छोड़ दो और बाकी लिख दो 2x। अब पूछ ले x y का गुणांक, x y को छोड़ दो और बाकी लिख दो कितने, 2। इस प्रकार से बात समझ में आ रही है। पूछ ले z स्क्वायर का गुणांक, z स्क्वायर को छोड़ दो बाकी लिख दो 2 और p। अब पूछ ले p का गुणांक, मतलब p को छोड़ दो बाकी लिख दो 2z की स्क्वायर, समझ में आ रही है। अब पूछ ले z स्क्वायर p का गुणांक, मतलब z स्क्वायर p को छोड़ दो उसको लिख दो, मतलब जो गुणांक पूछा है उसके गुणांक देख लो। अब z स्क्वायर p का पूछा है तो इसके गुणांक कितना बच गया, 2। अब w का गुणांक कितना हो गया, w का गुणांक, w को छोड़ दो और 2, समझ में आ रही है। जैसे प्लस x y z p w r। अब पूछ ले r का गुणांक, r के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा 1, समझ में आई। ये थी बहुपद के बारे में नॉर्मल जानकारी। हमारे 10वीं सिलेबस में द्विघात बहुपद लगता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। समझ में आई बात।
जय हिंद।